तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, ये है आपका कक्षा 8 संसाधन एवं विकास विषय का पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन। हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रश्न है फर्स्ट वाला है आपका, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामान्य खनिज हैं लोहा, नमक और ग्रेफाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर लिखेंगे आप, जिन सेलों से खनिजों का खनन किया जाता है वे सेल अयस्क कहलाती हैं। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। आई ना बात समझ में? तो इस प्रकार से आप दूसरा प्रश्न है आपका और इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। तो कौन से 2 प्रदेश हैं वो? उत्तर में लिखेंगे प्राकृतिक गैस संसाधन से संपन्न 2 प्रदेश हैं जैसलमेर यानी कि राजस्थान में और मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप जो है 2 प्रदेशों के नाम लिख सकते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन और उसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? किन के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तटीय क्षेत्रों के लिए और शुष्क प्रदेशों के लिए। उत्तर लिखेंगे आप, सबसे पहले बायोगैस, ठीक है, और उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा और तीसरे में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। क्या समझे आप? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या होगा? बायोगैस, तटीय क्षेत्रों के लिए ज्वारीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा और शुष्क प्रदेशों के लिए पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। समझ गए ना आप? यहाँ पर आपके लिए 3 बातें पूछी गई हैं तीनों क्षेत्रों के लिए और यहाँ पर जो है तीनों ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि किसके लिए कौन सी ऊर्जा उपयुक्त रहेगी। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, 5 तरीके बताइए या 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे घर पर ऊर्जा की बचत के तरीके और हेडिंग डाल के लिखेंगे आप यहाँ पर पॉइंटों में। फर्स्ट में लिखेंगे बिजली उपकरणों को आवश्यकता न होने पर बंद कर देना, है कि नहीं? आप बिजली के उपकरणों को बंद कर दिया करें जब उनकी आवश्यकता ना हो। दूसरा लिखेंगे सब्जी प्रेशर कुकर में पकाना, ठीक है, और इसके बाद तीसरा लिखेंगे CFL बल्ब व ट्यूब का प्रयोग करना। अगला लिखेंगे खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश को अधिकतम प्रयोग करना। और इसके बाद गैस जलाने से पहले सब्जियां काटकर व धोकर तैयार रखना। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं घर पर ऊर्जा बचत के तरीके में। ये देख रहे हैं ना आप, ये है आपका प्रश्न और उसका उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो आपने सही उत्तर पे क्या लगाना है? सही का चिन्ह लगाना है। और फर्स्ट में आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? और यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके लिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है बच्चों, ध्यान दें 4 ऑप्शन है। क्या है? वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अगला है उनको या उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ग है वे असमाप्य होते हैं और घ है उनका वितरण असमान होता है। तो क्या लिखेंगे आप? इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तर देखते हैं, चलिए। उत्तर में लिखेंगे आप ये असमाप्य होते हैं। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन ग वाला। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आता है आपके सामने और सेकेंड क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी अवरक का उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पर जो है कौन सा जो है अवरक का उत्पादक नहीं है, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा है? उत्तर में लिखेंगे कर्नाटक। देख रहे हैं ना, तो इस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। कर्नाटक जो है आपका सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों अगला है थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर और इसके भी 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? किसमें से? इन चारों में से। बोलीविया, चिली, घाना या जिम्बाब्वे। तो उत्तर देखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे आप चिली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? चिली। और इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों,
निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? और इसके भी 4 ऑप्शन आपके सामने ये हैं। और ये कौन से हैं? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, ख वाला ऑप्शन है। प्रेशर कुकर में खाना पकाना, ग है पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, और ग है खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो इसमें से आपके लिए उत्तर सही क्या होगा? उत्तर होगा सही खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। ठीक है ना? तो कौन सा उत्तर रहेगा आपका? घ वाला ऑप्शन सही होगा। इसे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 3 में आता है कारण बताइए। तो कारण बताना आपने। फर्स्ट है बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्या कारण है इसका? उत्तर में लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे कारण, हेडिंग डालकर लिखेंगे क्योंकि बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। अगला कारण है स्थानीय स्तर पर भूकंप भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये 2 कारण है बच्चों, मेन कारण 2 है ये, और इन्हें आप लिखेंगे। अगला है सेकंड क्वेश्चन है अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, इसका क्या कारण है? तो उत्तर में लिखेंगे आप, कारण लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और पॉइंटों में लिखेंगे क्योंकि कोयला शक्ति के साधन के रूप में उद्योगों की मांग पूरी करता है। और सेकंड कारण लिखेंगे कोयला एक भारी खनिज ईंधन है जिसे दूर क्षेत्रों में ढोने से खर्च और समय बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों थर्ड क्वेश्चन में पूछा है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है पेट्रोलियम को काला सोना? इसका कारण क्या है? कारण लिखेंगे उत्तर में और हेडिंग डाल के लिखेंगे पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों के महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण ही इसे काला सोना कहा जाता है। समझ गए ना आप? क्यों कहा जाता है इसे काला सोना? क्योंकि यह मूल्यवान होता है और इसके जो उत्पाद होते हैं इनका अधिक महत्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। तो कारण क्या है? उत्तर में लिखेंगे कारण और फिर लिखेंगे आखनन खुले गर्त वाली खनन क्रिया जिससे धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है? या जिससे प्रदूषण होता है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर इस प्रश्न का लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न शुरू हो जाता है आपका और यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में अंतर दीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट में यहाँ पर आपके लिए पहला है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है। किन दोनों में? परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में। तो उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर इस प्रकार से लिखें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर, और हेडिंग डाल के लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो है पॉइंटों में लिखेंगे जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता है, चला आ रहा है। और इसके बाद अगला लिखेंगे इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है? अगला पॉइंट लिखेंगे इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। ठीक है ना? तो ये क्या था आपका पहला परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में। इसके बाद अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है। अगला पॉइंट है जिन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। तो आई बात समझ में किस प्रकार से आप परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला है आपके लिए अंतर बताने के लिए बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर बताना है आपने। तो उत्तर में लिखेंगे बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर। सबसे पहले लिखेंगे हम बायोगैस। क्या लिखेंगे? बायोगैस। और पॉइंट में लिखेंगे यह मानव निर्मित संसाधन है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर आदि से तैयार की जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों इसका उपयोग खाना पकाने तथा बल्ब जलाने आदि में घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है।
अगला लिखेंगे इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए गए हैं। ठीक है ना, तो किसकी बात हो रही है? बायोगैस की। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस भी आप जो है पॉइंटों में लिखेंगे। यह प्राकृतिक संसाधन है, यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा और मुंबई के अप तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, समझ गए ना आप। तो इस प्रकार से बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर आप बता सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला है अंतर बताने के लिए लोहा और अलोह खनिज। इन दोनों में आपने अंतर बताना है कि लोह खनिज और अलोह खनिज किसे कहते हैं। तो अंतर लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे लोह खनिज और पॉइंट में लिखेंगे जिन धात्विक खनिजों में लोह अंश पाया जाता है उन्हें लोह खनिज कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट इत्यादि लोह खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोह खनिज के बारे में लिखेंगे। नंबर 2 पे लिखेंगे अलोह खनिज, जिन धातु खनिजों में लोह अंश नहीं पाया जाता जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि अलोह खनिज के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से समझ गए ना आप लोह और अलोह में अंतर। इसके बाद अगला अंतर बताना आपने धात्विक और अधात्विक खनिज में। तो आप क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे धात्विक और अधात्विक खनिजें और उसके बाद जो है नंबर 1 लिखेंगे धात्विक खनिज और फिर लिखेंगे पॉइंटों में जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उनको पीटकर पतली चादरों, यहाँ पर जो कादर ना लिखें चादर लिखें, चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें चमक होती है, इन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड, सोना चांदी इत्यादि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है ना। इसके बाद अधात्विक खनिज में लिखेंगे हेडिंग डाल के जिन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती है ये पीटने पर टूट जाते हैं, इनमें चमक नहीं होती है, जैसे संगमरमर, कोयला, अवरक, पेट्रोलियम इत्यादि अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। तो समझ गए ना आप धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अंतर बता सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है 5वां प्रश्न आता है आपके लिए और यह है क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न है। और नंबर 1 में लिखेंगे हमारे जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधनों को प्रदर्शित करने के लिए पुरानी पत्रिकाओं से चित्रों का प्रयोग करें और उन्हें अपने सूचना पट पर प्रदर्शित करें। क्या समझे आप? यहाँ पर जो है पूछा गया है कि हमारे जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधनों को प्रदर्शित करने के लिए पुरानी पत्रिकाओं से चित्रों का प्रयोग करें। तो आपने क्या करना है? पुरानी पत्रिकाएं ढूंढनी है, उनसे चित्रों को कलेक्शन करना है और उन्हें अपने सूचना पट पर प्रदर्शित करें। आपके विद्यालय में सूचना पट होगा तो वहाँ पर आप उन्हें लगा सकते हैं। अगला है ऊर्जा संरक्षण की युक्तियां जिन्हें आप अपने विद्यालय में अपनाएंगे उन पर प्रकाश डालते हुए एक चार्ट बनाइए। तो ये भी आप स्वयं से बना सकते हैं। इसके बाद है बच्चों अगला है सलमा की कक्षा ने विद्युत उपभोग सर्वेक्षण के द्वारा अपने विद्यालय का ऊर्जा लेखा परीक्षण करने के लिए एक कार्य अभियान चलाया। उन्होंने विद्यालय के छात्रों के लिए सर्वेक्षण पत्रक तैयार किए। ठीक है ना। तो कैसे किए होंगे चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये विद्युत सेवा के बारे में यहाँ पर जो है इसी प्रकार से आप भी एक जो है टेबल बनाएंगे, अच्छी सी बनाएं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या लिख दें, फिर उपकरण लिख दें यदि है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर मात्रा लिख दें, प्रयुक्त हो रही मात्रा संख्या और उपयोग समय कार्य घंटों की अनुमानित संख्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मात्रा वास्तविक आवश्यक संख्या। इस प्रकार से आप जो है टेबल बनाते चले जाएंगे। यहाँ से आप टेबल को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको लिखना है। समझ रहे हैं ना। और इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद आप जो है इसे जो है इन कॉलमों को जहाँ जहाँ खाली पड़ी हुई है इन्हें आप चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। और इसके बाद जो है आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा है? सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों ने एक माह में उपभोग की गई इकाइयों और अनुमानित व्यय की गणना की और पिछले माह के विद्युत बिल से इसकी तुलना की। उन्होंने पंखों, बत्तियों और बंद न किए गए अन्य उपकरणों द्वारा उपभोग की गई विद्युत के अनुमानित मूल्य की भी गणना की। इस प्रकार उन्होंने उस मात्रा पर प्रकाश डाला जो बचाई जा सकती थी और ऊर्जा संरक्षण के लिए सामान्य आदतों के सुझाव दिए। जैसे क्या दिए थे सुझाव? आवश्यकता न होने पर उपकरणों को बंद कर देना, आवश्यकता अनुसार न्यूनतम उपयोग और खिड़कियों
को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश का अधिकतम उपयोग करना और बत्तियों को धूल रहित रखना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जहाँ तक इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इस तालिका को आपको जो है स्वयं से भरना है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे आप, दिए गए निर्देशों के अनुसार उपकरणों की उचित देखभाल और उपयोग करना। क्या आप इस सूची में कुछ और युक्तियाँ जोड़ सकते हैं? आप घर पर इसी प्रकार का सर्वेक्षण कर सकते हैं और तब इसका विस्तार अपने पड़ोस तक कर सकते हैं और अपने पड़ोसियों को भी ऊर्जा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो करेंगे ना आप? तो क्रियाकलाप में आपने क्या क्या करना है विद्यार्थी स्वयं करें। देख रहे हैं ना आप क्रियाकलाप में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो यहाँ पर जो है आपने जो है स्वयं से ये सब कुछ खुद करना है। क्रियाकलाप वाला जो है आपका, ये आपके लिए खुद के लिए है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे।